वेलकम स्टूडेंट्स, साइंस स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और बच्चों, आज काफ़ी क्वेरीज बच्चों की थी कि कुछ ग्राफ स्केच करने के लिए एक आध लेक्चर हो जाए। तो बच्चों, जैसा लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था कि फिज़िक्स में जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद कि मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसकी बड़ी ज़रूरत है। और मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया बच्चों कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। और बच्चों, ये लॉर्ड केल्विन ने ये बताया कि अगर आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को या किसी भी फिज़िकल फिनोमेना को या फिज़िक्स के किसी लॉ को जब तक आप उसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और जब तक आप उसे प्रॉपर्ली इवैल्यूएट या कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आप उस फिनोमेना या क्वांटिटी से फेमिलियर नहीं हैं। तो इसलिए तो ज़रूरी है बच्चों की बेसिक कैलकुलेशंस की ज़रूरत फिजिक्स पढ़ते समय आपको पड़ेगी, जो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे, एक छोटी सी बात करेंगे कि फिजिक्स में अगर ग्राफ किसी भी चैप्टर में आता है तो हम कॉमन आज बात करेंगे, किसी फिजिक्स के चैप्टर में नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपसे और हर चैप्टर में ही वो दिखता है। तो बेसिक आइडिया आपका अगर क्लियर होगा तो चैप्टर्स में आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। ग्राफ, तो फिजिक्स में ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, या फिजिक्स क्या बच्चों सभी चीज़ों में, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, इवन मैथमेटिक्स में भी ग्राफ्स आप बनाते हैं। और मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे तरीके के ग्राफ्स आप बनाना सीखते हैं कि अगर कैसा है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और तमाम तरीके के मॉड्यूलस फंक्शंस हो गए, ग्रेट इंटीजर फंक्शंस हो गए। खैर, उतनी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत बेसिक्स की ज़रूरत है। और फिजिक्स में कैसे पूछेगा, ज़रा इस पे फोकस करना है। तो बच्चों, फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में आप जाएंगे तो कोई भी फार्मूला जब डिराइव किया जाता है, कोई भी फार्मूला जब आप फिजिक्स में यूज़ करते हैं, तो उसके साथ एक कॉमन सी बात ये दिखती है कि उससे रिलेटेड ग्राफ पूछा जाता है कि किसी फॉर्मूले से रिलेटेड कोई सा भी ग्राफ आपको बनाने के लिए बोल दिया एग्जाम में। और ये बच्चों आईटी वगैरह में, जेई वगैरह में बार बार पूछा जाता रहा है कि जैसे आपने किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया, बॉल नीचे आई, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या एक साल क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने बॉल को ड्रॉप किया और वो रीबाउंड हुआ तो उसका हाइट वर्सेस वेलोसिटी के साथ उसका ग्राफ बना दीजिए। और ऐसे तमाम तरीके के ग्राफ्स बार बार आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक, तो ग्राफ जब भी आपको बनाना है तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज में ग्राफ आपसे पूछा जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे पूछा जाएगा। जैसे कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स का ले लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसी के साथ डिस्कशन कर देता हूँ उसका। जैसे हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, तो बच्चों ये हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें किसी स्ट्रिंग के साथ एक बॉब सस्पेंड कर दें, वो ऑसिलेट करता है, तो वो है सिंपल पेंडुलम। और बच्चों, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2π/L/g। ये डिराइव करेंगे SHM पढ़ते समय। ठीक, अभी हम लोग SHM की कोई बात नहीं कर रहे हैं, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई फॉर्मूला किसी चैप्टर में आपके पास आया तो आगे उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे अभी मैं बात करूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल लिखो और एक अंदाज़ा लगाने की हम लोग कोशिश करें। तो ये देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is t is equals to 2π/L/g। ठीक है, तो जब पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बच्चों जहां g की वैल्यू वेरी करेगी वहां भी टाइम पीरियड पेंडुलम का चेंज हो जाएगा। और 2π कांस्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आपने पेंडुलम में देखा, अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है,
लेकिन जब आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपसे जो ग्राफ पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता है और वो आपको यूज करना है। अभी मैंने बच्चों लिख दिया क्योंकि एसएचएम हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, मतलब लेंथ को अगर हम वेरी करें तो टाइम पीरियड वेरी करेगा और दोनों को अगर ग्राफ पे शो करना है। और बच्चों ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल बात हो जाती है क्योंकि ग्राफ एक बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल मेथड है किसी भी एक्सप्रेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए हम लोग ग्राफ का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं और हर चैप्टर में लगभग हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ग्राफ अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ग्राफ देखकर बहुत कुछ आप उन रिलेशंस के बारे में, उन क्वांटिटीज के रिलेशंस के बारे में आसानी से समझ जाएंगे। तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं बच्चों कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ग्राफ बनाइए टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ के बीच में, टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ के बीच में, और ये मानते हुए कि जो g की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं कि g वैरी नहीं कर रहा है। नॉर्मली बच्चों जब ग्राफ बनाने को किसी दो क्वांटिटीज में बोला जाता है तो बाकी क्वांटिटीज हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान रहे हैं कि फिक्स है। ठीक, दूसरी बार क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए और आपसे ये पूछा जाए कि टी स्क्वायर वर्सेस एल के बीच में ग्राफ बनाना है, टी स्क्वायर वर्सेस एल के बीच में ग्राफ बनाना है एंड अगेन जी को कांस्टेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये कह रहे हैं कि टी वर्सेस एल में ग्राफ बनाना है, मतलब एक एक्सिस पर टाइम पीरियड शो करना है, एक एक्सिस पे लेंथ शो करना है, और जैसे जैसे लेंथ वेरी करेगा टाइम पीरियड कितना होगा उन पॉइंट्स को बनाकर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, दूसरी बार कह रहे हैं कि टी वर्सेस एल में नहीं बल्कि टी स्क्वायर वर्सेस एल में ग्राफ बनाइए। और तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि टी स्क्वायर वर्सेस जी के बीच में ग्राफ बनाइए और ये एज्यूम करते हुए कि एल कांस्टेंट है। ठीक है, और चौथा अगर मैं आपसे पूछूं कि टी स्क्वायर इंटू जी वर्सेस 1/l का ग्राफ बनाइए। ठीक, या पांचवा मैं आपसे पूछूं कि लॉग टी वर्सेस लॉग एल के बीच में ग्राफ बनाइए। ठीक है, और बच्चों ऐसे बहुत सारे रिलेशंस में लिख सकता हूं अभी आगे और भी, लेकिन बात हम लोग इतने में कुछ समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला एक ही है, कोई चैप्टर फिजिक्स में आपने पढ़ा, फिजिक्स में फिजिकल फिनोमेना के हिसाब से आप उसका डेरिवेशन देखेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे और उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक कॉमन सी बात यह आ जाती है कि हर फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो उसमें वो फिजिक्स का फिनोमेना काम नहीं करेगा, वो ग्राफ बनाने का जो बेसिक आइडिया है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब एक कोई फॉर्मूला है, ऐसे कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स का उठाएंगे काफी ग्राफ्स। अब बच्चों एग्जाम में कोई सा भी ग्राफ आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आ गया, तो ऑब्वियसली आपको जो बेसिक मेथड है वो मालूम होना चाहिए कि सारे ग्राफ अभी आप तो नहीं कर सकते कि इसका ऐसा होगा या इसका ऐसा होगा और कौन सा एग्जाम में आ जाने वाला है। ठीक है ना, और किस फॉर्मूले से आ जाने वाला है, तो जो बेसिक आइडिया वो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि हम कैसे ग्राफ बनाएंगे फिजिक्स में। ठीक, आज हम लोग सिर्फ कॉमन डिस्कशन करेंगे जो लगातार काम आएगा आपको 11th और 12th में। ये बच्चों बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, फिजिक्स के चैप्टर्स पर हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स की बेसिक बातें करने के बाद हम लोग आएंगे क्योंकि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तो कैसे ग्राफ बनाएं, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो कुछ बेसिक्स है। नॉर्मली आपको फिजिक्स में जो एल्जेब्रिक ग्राफ्स दिखते हैं वो बहुत सिंपल ग्राफ दिखेंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ दिखेंगे, बहुत डिटेल में ग्राफ में नहीं जाना है। ठीक, एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक, और बच्चों ये भी ध्यान रखना, अभी आगे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात भी करेंगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत बेसिक लेवल का आता है फिजिक्स में, लेकिन मेन बात यह है कि आप उसके एप्लीकेशन को पहचानें, आप अप्लाई कहां करेंगे, यहीं पर आदमी अक्सर ड्रैग कर जाता है। तो बच्चों को डिफरेंशिएशन तो आता है, फॉर्मूला तो आता है, बट वो क्वेश्चन देख के नहीं समझ पाते कि कहां इंप्लीमेंट करना है वो, और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो बच्चों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो तो पता ही होनी चाहिए, एप्लीकेशन। तो बच्चों देखिए ये ग्राफ हम कैसे बनाने वाले हैं। तो इन ग्राफ्स पे अगर हमें आना है तो मैं थोड़ा सा पहले पीछे जाऊं और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करूं और फिर मैं अपने इस पे आता हूं कि ये ग्राफ्स हम कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए, आज हम लोग सिर्फ एल्जेब्रिक ग्राफ्स की बात करेंगे। फिजिक्स में पढ़ते समय कुछ एल्जेब्रिक ग्राफ्स भी आपको दिखाई देंगे, कुछ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स भी दिखाई देंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स भी दिखाई देंगे। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों वो सिर्फ एल्जेब्रिक ग्राफ्स पर डिवोटेड है। तो आज हम लोग सिर्फ एल्जेब्रिक ग्राफ्स के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों सिंपल से, वही मैंने बोला एकदम सिंपल स्टैंडर्ड ग्राफ। तो एक सबसे पहला जो ग्राफ होता है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, फिर अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या जानना है। तो बच्चों देखिए कि अगर मैं पहली बात करूं स्ट्रेट लाइन, हाँ, तो अभी बच्चों थोड़ा सा हम लोग बस ये डिस्कशन करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को देखकर उसका ग्राफ बना सकें और ग्राफ को देखकर उसके इक्वेशन के बारे में अंदाजा लगा सके। तो बच्चों जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन का मतलब y और x में, ठीक है। जैसे अगर आपने इक्वेशन लिखा कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 या y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो देखिए बच्चों y और x में जब कोई भी इक्वेशन आप लिखते हैं तो x और y ये ऑब्वियसली वेरिएबल्स हैं, और x को बच्चों हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज रखने पर y का वैल्यू उस पर डिपेंड करता हुआ आएगा, ठीक। तो x और y अगर इन दो वेरिएबल्स में कोई भी इक्वेशन है तो वो एक 2 डायमेंशन में ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है, अगर x y में कोई इक्वेशन है और x का पावर अगर 1 है और y का पावर भी 1 है और किसी पावर को हम लोग डिग्री भी बोल लेते हैं, तो बच्चों x वेरिएबल का डिग्री और y वेरिएबल का डिग्री अगर दोनों का डिग्री 1 है तो ऐसा इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे x की पावर 1 y की पावर 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x का पावर 1 y का पावर 1, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक। ऐसे किसी भी तरह का आप इक्वेशन लिख दें कि x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x, है ना, या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ भी। अब ये देखिए एक्स वाई का टर्म किस साइड पे है इक्वलिटी के, ये बात मैटर नहीं करती है, आपको सिर्फ पावर देखना है। मैंने इतना बताया, एक्स वेरिएबल का पावर 1 है, वाई वेरिएबल का पावर 1 है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन आ जाता है, फिजिक्स में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया, बॉडी मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम निकाली, अलग अलग सेक्शंस में जरूरत पड़ती। तो स्ट्रेट लाइन में बच्चों बस एक फॉर्म याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक। बस हमें उसी की जरूरत होगी। हालांकि स्ट्रेट लाइन में बहुत से फॉर्म्स होते हैं, मैथमेटिक्स में लोग पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे, कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक, और इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। लेकिन हमें वो सारे फॉर्म्स की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आप जानते भी हैं, नॉर्मली आपने यूज भी किया होगा, और वही मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं कि बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्म बस याद रखना है, एक ही, बस इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, हमारा सारा काम इसी से हो जाएगा। ये m क्या है बच्चों, स्लोप, m है स्लोप और c है y इंटरसेप्ट, c है y इंटरसेप्ट, ठीक है, m स्लोप और c y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन की बात आती है तो बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। देखिए अब यहाँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, ठीक, इसमें ये स्लोप है। मैं थोड़ा सा बता दूं स्लोप क्या है। जैसे बच्चों अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अगर कोई लाइन आपने ड्रॉ की ऐसे, ठीक, ये कोई लाइन आपने ड्रॉ किया, तो बच्चों कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, उससे जितना एंगल ये लाइन बना रहा है, जितना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल सबटेंड कर रहा है, इसी एंगल का tan थीटा ही स्लोप होता है, ठीक। tan थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, जो उस लाइन में, जिस लाइन का आप स्लोप चाहते हैं, उस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये स्लोप हो गया, ठीक। स्लोप बच्चों नाम से भी समझ में आ रहा होगा, लिटरली स्लोप मतलब ढाल हिंदी में। तो बच्चों जैसे लाइन अगर ऐसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है,
लाइन बच्चों अगर ऐसे है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और लाइन अगर ऐसे है पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस से एंगल कितना होगा 0, तो इस लाइन का स्लोप tan 0 इज 0। तो बच्चों देखो लाइन अगर ऐसे है तो स्लोप कितना है उसका 0, इसमें कोई ढाल नहीं है, और जैसे जैसे लाइन उठता जाएगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा, और अगर ऐसे हो गया तो मैक्सिमम स्लोप हो गया, ठीक, और इधर हो जाएगा तो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी। जैसे देखिए ये लाइन ऐसे है और एंगल अभी आप देख पा रहे हैं कि 90 से कम है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, जो भी होगा। अब ये थीटा अगर 45 है तो tan 45 1 हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव। और बच्चों अगर ऐसा है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और लाइन अगर ऐसे है, तो लाइन अगर ऐसे है तो ये एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल लेंगे, और ये एंगल आप देख पा रहे हैं 90 से ज्यादा है, और बच्चों tan की वैल्यू अगर 90 से बड़ा एंगल है तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ये एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक। स्लोप एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम लोग ग्राफ में आगे डिटेल में बात करेंगे, खासतौर से काइनेमेटिक्स पढ़ते समय, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप देखकर आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, ठीक। अभी उस टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे हैं, बस अभी सिर्फ इतनी बात आप ध्यान रखिए कि ये y एक्सिस है और y एक्सिस, ये y एक्सिस और y एक्सिस से अगर इधर टिल्टेड लाइन है इस डायरेक्शन में तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर y एक्सिस से इधर टिल्टेड है लाइन तो स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बस ध्यान रखिए पॉजिटिव स्लोप मतलब इधर, नेगेटिव मतलब y एक्सिस से इस तरफ। और बच्चों ये ओरिजिन से y एक्सिस को जितनी दूर ये लाइन कट करेगा इसी को y इंटरसेप्ट बोलेंगे, और x एक्सिस को ओरिजिन से जितनी दूर कट करेगा उसे x इंटरसेप्ट बोलेंगे आप, ठीक है। तो ये y इंटरसेप्ट है, और जब आप लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिखते हैं, ठीक है, तो m ये स्लोप है और c ये y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, और नीचे कट करेगा तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, तब वो y एक्सिस को नीचे कट करेगा। तो एक फॉर्म ये याद रखिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट पता लगा लेते हैं और उस लाइन को सिंपली हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, कैसा भी इक्वेशन हो, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए हो गया, x और y दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 1 होना चाहिए। अच्छा स्ट्रेट लाइन में बच्चों अगर ये c नहीं है तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट 0 है और लाइन ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो लाइन के इक्वेशन में तीन ही टर्म होगा, एक x वाला, एक y वाला और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, 0 है, तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो एक फॉर्म बस ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर x का पावर 1 है वेरिएबल का इक्वेशन में, y का भी 1 है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है पैराबोला। पैराबोला, ठीक। अब पैराबोला अगर बच्चों किसी इक्वेशन में x या y किसी एक वेरिएबल का पावर अगर 2 है और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 है, जैसे x का पावर 2 हो और y का पावर 1, या y का पावर 2 हो और x का पावर 1, किसी एक वेरिएबल का पावर 2 और एक का 1 है, तो वो हमेशा पैराबोला। बच्चों नाम भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में हमेशा ड्रॉ करने कोई नहीं आता है, बल्कि नाम भी पूछता है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज में ग्राफ बनेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपर, तो कौन से नाम है वो ध्यान रखिए। तो पैराबोला, ठीक। और पैराबोला जैसे मैंने बोला कि अगर इस तरह का इक्वेशन है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x, ठीक, या x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, ठीक। यहाँ पे देखिए y का पावर डिग्री कितना है 2, y का कितना है 2 और x का 1, तो एक वेरिएबल का पावर 2 एक वेरिएबल का पावर 1 होगा, तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखिए y का पावर 1 है, x का पावर 2, तो ये भी पैराबोला ही है। या अगर इस तरह का इक्वेशन भी है y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 10, ठीक, या y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ठीक। यहाँ पर देखिए बच्चों y वाला टर्म आप देख पा रहे हैं 2 बार है, और जब y का टर्म 2 बार हो जाए तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसे डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ देखिए y का पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो y की डिग्री 2 हो गई, y की 2, x की कितनी 1, तो एक वेरिएबल का डिग्री 2 है, दूसरे का 1 है, ये भी पैराबोला ही है, ठीक। इसमें भी देखिए y का पावर 1 और x 2 बार है, ठीक,
और हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये x की डिग्री 2 और y की डिग्री 1, तो ये भी पैराबोला ही है। ठीक है, तो ये सारे पैराबोला। ठीक है, तो बस पावर देखना है बच्चों, कौन सा टर्म किधर है, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक, वो कहीं भी हो सकता है। अभी मैं सिर्फ मोटे तौर पे जिस बात पे जोर दे रहा हूं इसको बच्चों पकड़ के रखना है। ठीक, अगर x वेरिएबल का पावर 1 है, y का भी 1 है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, और अगर एक वेरिएबल का पावर 2 है और एक वेरिएबल का पावर 1 है, किसी भी का भी, चाहे x का 2 हो, y का 1 हो, या y का 2 हो, x का 1, दोनों का 2 नहीं होना चाहिए। अगर इसी में यहाँ पर y स्क्वायर हो जाए तो फिर ये पैराबोला नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, हमसे जो फिजिक्स में पूछा जाता है वो नॉर्मली स्टैंडर्ड पैराबोला पूछा जाता है। स्टैंडर्ड पैराबोला बच्चों उसको कहते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। ठीक, स्टैंडर्ड पैराबोला, बस उसी को पहचानिए। जनरल पैराबोला होता है, वर्टेक्स कहीं भी नॉर्मली हो सकता है। ठीक, लेकिन फिजिक्स में आपको वैसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली आपको बस स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो जैसे अगर आपने लिखा कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx, ठीक है, और बच्चों k कोई भी कांस्टेंट है और मान लीजिए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, 2 3 4 5। ठीक, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोलिक ग्राफ ऐसा बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ऐसा। ठीक, ये बच्चों इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर, और पैराबोला का वर्टेक्स अगर ओरिजिन पर है, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला, और ये पैराबोला x एक्सिस के सिमेट्रिक दिख रहा, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ky, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, हाँ, बस ध्यान क्या रखना है, सिर्फ सिंपल बात, मैंने बोला स्टैंडर्ड पैराबोला ही आपको, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड पैराबोला ही मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टैंडर्ड नहीं है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन, है ना, बाद में करेंगे, उस पॉइंट पर आपसे डिस्कस करेंगे कि ये कैसा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको वो स्टैंडर्ड पैराबोला ही मिलेगा जिसका वर्टेक्स कहां पर होगा, ओरिजिन पर। तो बच्चों ये ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन पे है। बस आपको क्या ध्यान रखना, देखिए ये वाला पैराबोला x एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये पैराबोला जैसा x एक्सिस से ऊपर है वैसा ही नीचे, और ये वाला पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है, तो देखना है कि जब पैराबोला मैंने बोला कि एक वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, एक की 1 होगी, तो बस आपको बच्चों मोटे तौर पे अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लीजिए कि जिस वेरिएबल का पावर 1 होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी, पैराबोला उसी एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो यहां देखिए x एक्सिस है ना, x का पावर 1 है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक पैराबोला बन गया। ठीक, और यहां इस इक्वेशन में देखिए y का पावर 1 है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक बन गया, और ये कांस्टेंट नंबर कितना है उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, उससे पैराबोला इधर या उधर हो सकता है, लेकिन हमें जब भी फिजिक्स में बनाना होता है तो हमें रफ एंड स्केच बनाना होता है कि हम उसके नेचर को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहा। हाँ बच्चों, फिजिक्स में जब पैराबोला बनाते हैं तो पूरा पैराबोला ये है, लेकिन नॉर्मली आप फिजिक्स में देखेंगे कि हम लोग आधा ही पैराबोला बनाते हैं। आधा इसलिए, जैसे इस पैराबोला का आधा पार्ट मैं ये हटा दूं और इस पैराबोला का आधा पार्ट ये हटा दूं। ठीक, तो फिजिक्स में नॉर्मली जब पैराबोला बनता है तो या तो ऐसा या तो ऐसा। ठीक है, अब बस आप क्या ध्यान रखिएगा, आधा क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर ये इधर आपने बनाया तो फिजिक्स में y एक्स में ग्राफ नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज में ग्राफ आएगा। अब किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाना है, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता, और नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि वहां डिफाइंड नहीं है। अगर आप बना भी देते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जहां वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, ये एक नॉर्मल कन्वेंशन है फिजिक्स में, हम लोग वहां ग्राफ नहीं बनाते हैं। ठीक, हाँ, ये ध्यान रख लेना कि जब पैराबोला बनाना है तो आधा बनाएंगे फिजिक्स में, और पैराबोला बनाना तो ध्यान रखो जिस वेरिएबल का पावर 1 होगा, x का पावर 1 है तो पैराबोला x एक्सिस की तरफ मोड़ देना। ठीक, और अगर y का पावर 1 है तो y एक्सिस की तरफ मोड़ देना, जिसका पावर 1 है उसकी तरफ, उस एक्सिस की तरफ बेंड कर देना। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई पैराबोला की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अभी मैंने बोला बच्चों इक्वेशन में x और y दोनों वेरिएबल अगर 1 1 पावर है तो स्ट्रेट लाइन, एक का 2 एक का 1 है तो पैराबोला। और अगर बच्चों दोनों वेरिएबल x का पावर भी 2 हो जाए और y का भी 2 हो जाए, दोनों वेरिएबल का पावर अगर 2 2 हो जाए तो क्या बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर ऐसा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि x की पावर कितनी है 2, y का पावर भी कितना है 2, दोनों वेरिएबल का डिग्री 2 2 हो गया। ठीक है, और बच्चों बस डिग्री का ही खेल है, वही देख के आपको नेचर डिसाइड करना है। ठीक, ये a आप देख रहे हैं जो x स्क्वायर के साथ है, इसको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलेंगे और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b। तो बच्चों अगर दोनों का पावर 2 2 है तो ये 3 पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि अगर दोनों का पावर 2 2 है तो ये एलिप्स हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है, और या बच्चों ये हाइपरबोला भी हो सकता है। ठीक, तीनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों का पावर 2 2 देखे तो 3 चॉइसेस आपके पास है, एलिप्स, सर्कल या हाइपरबोला। ठीक है, कौन सा होगा ये कैसे डिसाइड होगा एग्जैक्टली तो बच्चों ये कोएफिशिएंट बताएगा वो x स्क्वायर और y स्क्वायर का। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर की बात हो रही है, उधर कांस्टेंट क्या उससे मतलब नहीं, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर दोनों पॉजिटिव है और दोनों इक्वल नहीं है तो वो एलिप्स का इक्वेशन है। ठीक, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 5 कुछ भी। ठीक, तो यहाँ 3 यहाँ 4 दोनों पॉजिटिव है और इक्वल नहीं है तो वो एलिप्स है, या 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ऐसे कुछ बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। और बच्चों अगर यही x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर हो गया तो एलिप्स का ही एक पर्टिकुलर केस सर्कल हो जाता है। ठीक, एलिप्स में मेजर माइनर एक्सिस जब बराबर हो जाते हैं तो वो सर्कल बन जाता है। तो अगर बच्चों x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर इक्वल है और दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक, जो नंबर यहाँ वही यहाँ है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो वो डेफिनेटली सर्कल का इक्वेशन है, और बराबर नहीं है तो एलिप्स है। और बच्चों हाइपरबोला कब बनता है, हाइपरबोला अगर दोनों में किसी एक का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव, जैसे a अगर पॉजिटिव है तो b नेगेटिव, या फिर a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। ठीक, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हाइपरबोला बनेगा। ठीक, लेकिन बच्चों फिर भी हम लोग थोड़ा एग्जैक्ट हो जाए। ठीक है, हमें जो काम का है मोटे तौर पे हमें सिर्फ वो अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो बच्चों पूरे फिजिक्स में जब आप 11th 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स, तो आप ये देखेंगे कि जो जनरल हाइपरबोला होता है ये आपको कहीं बनाने को नहीं दिखेगा। मतलब ऑब्वियसली तो आपको अगर फिजिक्स में ये जनरल हाइपरबोला दिखता ही नहीं तो फिर इसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है ना, मैथमेटिकली वो जरूर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। ठीक है, हाँ, तो अब आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, अगर पावर दोनों का 2 2 होगा तो या तो एलिप्स या तो सर्कल, और उसमें भी सिर्फ एक बात आप पकड़ लीजिए कि अगर x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो एलिप्स है और बराबर है तो सर्कल है। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखनी है। और इसमें देखिए जैसे एलिप्स आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एलिप्स का ऐसा शेप होता है, ओवल शेप, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, अब इधर देखिए ये इधर साइज बड़ा है तो इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसको माइनर एक्सिस। ठीक है ना, ये a और ये भी a, तो यानी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है 2a, पूरे मेजर एक्सिस की लेंथ एलिप्स के 2a, और ये माइनर एक्सिस ये b और ये b, तो ये माइनर एक्सिस। ठीक है, और मेजर एक्सिस का आधा ले लेते हैं तो वो सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो इस एलिप्स का इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, और इसी एलिप्स में जब मेजर माइनर एक्सिस बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, जिस एलिप्स का मेजर माइनर एक्सिस, जितना बड़ा मेजर एक्सिस उतना ही बड़ा माइनर एक्सिस, और तब आप बनाएंगे तो वही क्या बन जाएगा, एकदम सर्कुलर बन जाएगा। और ये कि अगर a और b दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सर्कल, और तभी इसी को रेडियस बोल देंगे, सेमी मेजर माइनर एक्सिस को, है ना। और इसका इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बच्चों ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये एलिप्स का, ये सर्कल का, एलिप्स के मेजर माइनस एक्सिस इक्वल हो गए तो सर्कल बन गया, ठीक है। एक चीज आपको स्पेशली और ध्यान देनी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। देखिए बच्चों, अगर ऐसा इक्वेशन कहीं दिखाई देता है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा इक्वेशन मींस x और y वेरिएबल प्रोडक्ट में दिखाई दे जाए, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर x y वेरिएबल प्रोडक्ट में दिखाई देगा, ठीक है, तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होगा बच्चों, ठीक है। अभी तक किसी भी इक्वेशन में प्रोडक्ट में नहीं था, x का टर्म अलग था, y का टर्म अलग था, ठीक। पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन, 2 1 है तो पैराबोला, 2 2 है तो एलिप्स या सर्कल, कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे तो सर्कल, नहीं होंगे तो एलिप्स। और अगर x y प्रोडक्ट में दिख गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनेगा, ठीक। ये टच नहीं कराएंगे, कहां टच करेगा, इन्फिनिटी पर। आप देख रहे हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू इसी को c अपॉन x लिख सकते हो आप, x को 0 करोगे तो एनी नंबर बाय 0 इनफाइनाइट, x को 0 करोगे तो y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और y को 0 करोगे तो x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो बस ऐसे बना के छोड़ देते हैं, x y एक्सिस को टच नहीं कराना है, ठीक। ये बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। तो कब बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब x और y प्रोडक्ट में होंगे, ठीक। तो अभी मैंने बच्चों सिर्फ बेसिक अलजेब्रिक ग्राफ आपको बताया, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि एप्लीकेशनल पार्ट इंपॉर्टेंट है, अप्लाई फिजिक्स में कैसे करना है ये जरूरी बात है, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ 4 बातें आपको बताई, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल या एलिप्स, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। अब बच्चों अगर फिजिक्स में कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बात आती, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे किसी ने कहा फिजिक्स में 2 क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इंटू x, और ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि x का पावर 1 y का पावर 1, ठीक। तो जब भी वर्ड फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ लेना और उन दोनों में ग्राफ पूछे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ बना देना, ठीक है ना। और कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो बच्चों यही सीन हो गया, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो सबसे पहले हम लोगों ने जहां से लेक्चर की शुरुआत की कि फिजिक्स में कैसे पूछेगा। अब फिजिक्स में y और x ये तो नहीं पूछेगा, ठीक। फिजिक्स में x y में इक्वेशन लिख के तो नहीं पूछेगा ये किस चीज का इक्वेशन है। फिजिक्स में हमेशा फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, फिजिकल क्वांटिटीज की बात आपसे करेगा, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज में ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब फिजिक्स की क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, या अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड की बात की थी, ऐसा। और इसमें जब आपसे ग्राफ पूछे तो आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो अगर इतनी बात आपने अपने दिमाग में बिठा ली, ठीक, तो आप देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे। बस बेसिक आइडिया क्लियर रखिएगा, अभी चैप्टर्स में और टेक्निकल और भी ग्राफ्स के बारे में आप कुछ डिटेल में कुछ और बातें भी सीखेंगे, लेकिन वो उस चैप्टर के साथ, है ना, उस चैप्टर की पर्टिकुलर टेक्निकलिटी क्या है। तो अभी मैंने बोला मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन आइडिया यही रहेगा। अगर इतना आपको आता है तो आप कहीं ग्राफ में नहीं फंसने वाले हैं, और हर जगह आप ग्राफ बड़ी आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, है ना, और इसके क्वेश्चन हमेशा आप एग्जाम में कर लेंगे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या था, जरा हम उस पर आते हैं तो ये समझ में आए कि हमने ये जो बात की वो कहाँ अप्लाई होनी है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा ये था, यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। तो ऐसे कोई सा भी ग्राफ पूछ सकता है, ये एनीथिंग, ठीक है, log t वर्सेस log l, ठीक, ऐसे कोई सा भी ग्राफ। तो चलो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो पहले आते हैं t वर्सेस l, ठीक है, t और l में ग्राफ बनाते हैं। देखिए टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ का ग्राफ बनाना, यही था। तो बच्चों कहीं भी फिजिक्स में अगर वो क्वेश्चन पूछता है
ठीक, कि इन दो क्वांटिटीज में ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले उन दोनों क्वांटिटीज का रिलेशनशिप, ठीक, वो किस चैप्टर से है और वो दोनों आपस में किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, ठीक है ना। कभी यही क्वेश्चन इलास्टिसिटी में चला जाता है, कभी यही क्वेश्चन एक साल ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में पूछा गया था, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए वो रिलेशनशिप क्या है। तो वो तो बच्चों आप चैप्टर के साथ पढ़ते जाएंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर्मूला पता होने के बाद भी हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं तो मामला गड़बड़ है, ठीक। तो देखिए टी और एल के बीच में, तो सबसे पहले अगर किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड और उसके लेंथ का ग्राफ कैसा होगा, बना के दिखाइए या उस ग्राफ का नाम बताइए, ठीक। अब उसने सिंपल पेंडुलम बोला तो मैं टाइम पीरियड और लेंथ से रिलेटेड फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का अभी मैंने बताया था आपको कि t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, ठीक। ये अच्छा, अब इस फॉर्मूले में आप देखिए रूट है। अभी मैंने आपको जितने फॉर्मूले बताए x और y में, उसमें किसी में रूट नहीं था, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो t² इज इक्वल्स टू 4π²L/g, ठीक। ये रिलेशन है और इसमें टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में ग्राफ बनाना है। तो बच्चों जब फिजिक्स के फॉर्मूले में हम देखते हैं तो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके काम करने का तरीका क्या होगा कि आप उसे x और y में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करोगे, जो भी चीज किसी भी चैप्टर में जब वो ग्राफ बनाने को आपसे पूछे तो जो भी चीज x एक्सिस पे प्लॉटेड है उसे आप x बोल देंगे, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह बनाने तो जो x एक्सिस पे दिख जाएगा उसे इक्वल टू x लिख दीजिए और जो y एक्सिस पे दिख रहा है उसे इक्वल टू y लिख दीजिए। क्लियर है, ठीक। और फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो t को रिप्लेस करना है y, t को y लिख देना है। तो यहाँ t² है तो ये y² हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 4π²/g, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट था ही और g क्वेश्चन में बोला ही था कांस्टेंट आप कंसीडर करिए। तो ये पूरा कांस्टेंट मिलकर एक c लिख दीजिए। कितनी वैल्यू है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, c। और देखिए l को क्या लिखेंगे, x, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं y x में कन्वर्ट हो गया और इसको देखकर हम तुरंत ग्राफ के नेचर को पहचान जाते हैं। यहाँ देखिए x का पावर 1 है और y का पावर 2 है और x का 1 y का 2 है, तो क्या बनने वाला है, पैराबोला। अब पैराबोला में भी जब चॉइस मिलेगी तो दो मिलेगी, एक पैराबोला इधर टिल्टेड होगा, एक उधर टिल्टेड होगा, ठीक। तो किसका पावर 1 है, x का। तो जब पैराबोला आप बनाएंगे तो वो किधर मोड़ेंगे, जिस वेरिएबल का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो ये पैराबोला ऐसे बनने वाला है, ठीक। तो एक सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा और वो x एक्सिस की तरफ टिल्टेड ग्राफ होगा। क्लियर, ठीक। दूसरा क्या था बच्चों, दूसरा जो हम लोगों ने देखा था, देखिए दूसरा ये था, सेकंड वाले में चेंज कर दिया, t² वर्सेस l। यहाँ t और l में था, यहाँ t²। और अभी आपने इक्वेशंस में देखा था कि पावर डिग्री का ही खेल है, डिग्री बदल जाएगा तो ग्राफ का नेचर एकदम बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए t² कर दिया तो अब हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसको जरा हम देख लेते हैं। अब हम ग्राफ यहाँ बनाए t² और यहाँ पर l, ठीक। फॉर्मूला फिर सभी के लिए वही है, t² इज इक्वल्स टू 4π²L/g, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक। अब देखिए मैंने बोला जो यहाँ x एक्सिस पे प्लॉट करने को बोला उसे x और जो y एक्सिस पे प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा उसे y। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ t² है, पिछले में ty था, तो जो भी y एक्सिस पे प्लॉट करने को उस पूरे को y मानना है और इस पूरे को x। तो देखिए जहां t² है वहां मैं y लिखूंगा, तो ये t² है, यहाँ क्या आ गया y, और ये 4π²/g क्या हो गया, कांस्टेंट, और l को क्या है, x, तो l को x लिख दिया। ये इक्वेशन बना x y में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों x की पावर कितनी है, 1, y का कितना है, 1, और x और y दोनों का पावर 1 है, तो क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में प्लस कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, तो कहाँ से पास करेगा स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई पूछता है सिंपल पेंडुलम में टाइम का स्क्वायर t² और l के बीच में ग्राफ बनाइए, तो वो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। अगला क्या था बच्चों हमारा, अगला जो हमारा था, नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ था, ये t² वर्सेस g, t² वर्सेस g का ग्राफ था, ठीक है। तो t² अगर g में ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, है ना।
ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। टी स्क्वायर और यहाँ जी, और ये मानते हुए कि एल क्या है, कांस्टेंट। फॉर्मूला फिर से सामने लिख लीजिए, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ठीक है। और टी स्क्वायर को क्या मानना है, वाई, और जी को क्या मानना है, एक्स। तो टी स्क्वायर को वाई पुट करेंगे तो टी स्क्वायर को वाई, और ये देखिए 4 पाई स्क्वायर एल, ये क्या है आपकी बार, कांस्टेंट, या एल कांस्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। तो 4 पाई स्क्वायर एल कांस्टेंट हो गया, तो सी, और जी जहां दिखाई देगा जी की प्लेस पर x होगा, जी को ही x लिखना है। तो यहां आप देख रहे हैं जी नीचे है डिनोमिनेटर में, तो जहां g है वहां x लिखना है, तो यहां x आ गया, ठीक। और ये देख रहा है बच्चों कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ देखिए x y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैंने बताया था कि जब x और y प्रोडक्ट में आ जाएगा तो x और y प्रोडक्ट में आते ही क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों, ये वाला, ये x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यही दिख रहा है ना, ठीक है। ये तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप ऐसे बना के दिखा देंगे, ठीक है। अगला वाला देखिए, टी स्क्वायर इंटू जी, ठीक, 1 बाई एल, ये मैं यहीं पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये टी स्क्वायर इंटू जी और 1 बाई एल, इसको x, इसको y, प्रोसीजर आप समझ चुके होंगे अब तक, ठीक। अब देखिए इसी फॉर्मूले में ये टी स्क्वायर इंटू जी इधर आ जाएगा, तो पूरे टी स्क्वायर इंटू जी को y मानना है, तो ये हो जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1 बाई एल को x लिखना है, और बच्चों यहाँ l है, तो l यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि l इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स नहीं हो जाएगा, 1 बाई एल को x लिखना है। और ये सब बेसिक थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी बहुत गलतियां हम लोग एग्जाम में कर जाते हैं। तो l को क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स, तो यहाँ देखिए टी स्क्वायर इंटू जी, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर, ठीक, और l को 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, ठीक। और फिर से नीचे देखिए x डिनोमिनेटर में आ गया, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, और x इंटू वाई कॉन्स्टेंट अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों लास्ट वाला log t वर्सेस log l का ग्राफ था, वो भी मैं बता दूं आपको। log t log l, तो बच्चों इसको x और इसको y, फॉर्मूला वही है, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, ठीक है। अब देखिए जहां log l होगा वहां x, जहां log t होगा वहां y, और बच्चों फॉर्मूले में हमारे log नहीं है, तो हमें क्या करना है, log लाना है डेस्परेटली, हमें चाहिए ही, क्योंकि log l होगा तभी मैं x लिख पाऊंगा। तो दोनों साइड पर log ले लो, अब दोनों साइड log ले लोगे तो ये 2 आगे आ जाएगा log t, पावर आगे आ जाएगा log में, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, log 4 पाई स्क्वायर l बाई जी, ठीक। इसमें देखिए log l मुझे अलग चाहिए, तो मैं अलग कर लूँगा उसको, log t और ये log l और प्लस log 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, ठीक। ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में है तो प्लस कर लिया, ठीक है। अब log t को क्या लिखना है, y, तो 2y इज इक्वल्स टू log l को x, और बच्चों ये सारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का log लेने पर भी कोई कांस्टेंट ही आ जाएगा, ठीक। यहाँ x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, तो क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन बच्चों कांस्टेंट टर्म है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा, और इसमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x बाई 2 प्लस c बाई 2, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म। तो बच्चों स्लोप हाफ है और y इंटरसेप्ट c बाई 2, खैर कितना है c उसमें मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, इसका मतलब y एक्सेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा, ठीक। मेजरमेंट नहीं करना है आपको, रफ डायग्राम बनाना होता है, ठीक। तो पॉजिटिव एक्सेस यहाँ नेगेटिव होता है तो मैं नीचे कट कराता, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। अगर ऐसे बनेगा, इधर लाइन टिल्टेड होगी तो स्लोप पॉजिटिव, और इधर टिल्टेड होगी तो नेगेटिव, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, है ना। तो ये लाइन ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक, log t और log l के बीच में। अब ऐसे बच्चों कोई सा भी फॉर्मूला आपको दिखाई देता है फिजिक्स में, ठीक है ना। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT,
PV इज इक्वल्स टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन। और इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर आपसे कोई ग्राफ बोले कि P वर्सेस V में ग्राफ बना दीजिए, दूसरा P इंटू V वर्सेस T में ग्राफ बना लीजिए, तीसरा P इंटू V वर्सेस 1/T में ग्राफ बना लीजिए, चौथा P इंटू V वर्सेस रूट T में ग्राफ बना लीजिए, और या फिर log P वर्सेस log L log V में ग्राफ बना लीजिए, T को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, इसमें भी T को कांस्टेंट कंसिडर करना है। ठीक है ना। अब ऐसे बच्चों कोई सा भी पूछा जाए तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी ग्राफ आ सकता है। किसी गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बना के दिखा दीजिए जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वही आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक है, या P और V का प्रोडक्ट एक जगह दिखाइए, PV का प्रोडक्ट, और टेम्परेचर को दूसरी जगह दिखा दीजिए, ग्राफ बना के बताइए, है ना। कोई सा भी ग्राफ इसमें से पूछ लिया जाए तो बस आपको अपना बेसिक लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, और वो बेसिक लॉजिक क्या है जो मैंने बताया। ठीक, तो मैं फटाफट आपको बता दूं कि यहाँ देखिए ये P है और ये V, और इक्वेशन क्या था, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, T कांस्टेंट बोला था तो इसको X और इसको Y। ठीक, तो ये Y, P की जगह Y और V को X और ये सारा कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए X इंटू वाई कॉन्स्टेंट, एक्स वाई प्रोडक्ट में, और X और Y प्रोडक्ट में आ गया, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और दूसरा ग्राफ आपसे बोला गया कि इधर P और V का प्रोडक्ट शो करिए और इधर टेम्परेचर शो करिए। तो इक्वेशन ये है PV इज इक्वल्स टू nRT। देखो PV के प्रोडक्ट को ही Y लिख देना है और T को X। ठीक है, और ये देखिए PV का जो प्रोडक्ट है ये Y, ठीक, ये कांस्टेंट और T को X। ठीक, और ये किस चीज़ का इक्वेशन है, x का पावर 1 y का पावर 1 स्ट्रेट लाइन, और प्लस c नहीं है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन जिसमें सिर्फ x y के टर्म्स है ना, नंबर वाला कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना। अब ऐसे बच्चों बिल्कुल बाकी जो ग्राफ हैं जो मैंने आपको शो किए, ठीक है, तो ये जो बाकी ग्राफ हैं आप बना सकते हैं। इसमें PV को y, 1/t को x, तो t को 1/x लिखेंगे, तो t को या 1/x लिखेंगे, ये y लिखेंगे, x इंटू वाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, इसको बनाएंगे बच्चों पैराबोला। इसके लिए दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा, तो log p प्लस log v स्ट्रेट लाइन बनेगा विथ पॉजिटिव y इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। ठीक है ना। अब बच्चों ऐसे ही बिल्कुल फॉर्मूला आपको सिचुएशन का डिसाइड करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी बॉल को हमने ड्रॉप किया और बॉल जब नीचे गिर रहा है तो उसका हाइट जो वो फॉल कर रहा है टाइम के साथ ग्राफ बना दीजिए। ठीक, तो h और t में ग्राफ पूछा तो पहले ये सोचिए कि h और t रिलेट कैसे होगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ड्रॉप किया है तो u 0 है तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h t में ग्राफ बनाना है। ठीक, h का पावर 1, हाफ जी टी स्क्वायर, t का पावर 2, ठीक, एक का 2 एक का 1, तो क्या बनेगा पैराबोला। उसमें पैराबोला भी किधर, h जिस साइड पे शो करेंगे उधर वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, बॉल प्रोजेक्ट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, कैसे बनाना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक ग्राफ का अलग सेक्शन ही होता है ना, तो वहाँ पर तो हम लोग ग्राफ में और भी बात पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ में सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, ग्राफ ट्रांसफॉर्म करने को आता है, उसका स्लोप, उसका एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ग्राफ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी करते हैं ग्राफ बना के, है ना, तो ग्राफ में बाकी बातें भी हम लोग कुछ सीखेंगे। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया कि अगर आपके सामने कोई इक्वेशन है और फिजिक्स में उसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है तो आप इन पर जो बेस जो भी आएगा वो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव वगैरह की बात करेंगे। ठीक, तो अभी बच्चों हम लोग फॉर्मली शेड्यूल डिसाइड करेंगे और आगे आपको नीट के और 11th 12th के जो फॉर्मल वीडियोस कैसे रेंडर होंगे। ठीक, तो 11th क्लास का अलग होगा, 12th का अलग होगा, और नीट और जेई के लिए वो अलग होगा। तो अभी कुछ कॉमन जो लेक्चर्स हैं, ठीक, इनको तब तक आप वर्कआउट करेंगे। ठीक है, आगे का जो शेड्यूल है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।